आइए, आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। अब आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही होगी। पहले आवाज सही थी, अब सही है। ठीक। सो लेक्चर नंबर बता दीजिए। लेक्चर नंबर 6। तो लास्ट क्लास का तो होमवर्क क्या था? रिवीजन करना था। तो चले फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप जहां पर भी बैठे रहिए और मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक। हमेशा लॉजिक लगाते रहें, बेसिक्स जो है वो बनाते रहें। तो थ्योरी के हिसाब से जो है डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया लास्ट क्लास में हमने क्या करा था। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलिए जरा स्टूडेंट से पूछते हैं। सेटल हो जाओ भाई, जल्दी सेटल हो जाइए। हाँ, सवाल समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं? अच्छा, लेक्चर नंबर 7 है। ओके ओके, चलो आप ही बता दो यार कि बाय डेफिनेशन क्या होता है? अरे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, उनको बोलने दो ना। अपॉर्चुनिटी मत छीनिए। हाँ, क्या? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमें पता है। बाय डेफिनेशन है ना। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई, अच्छा ये बताइए केमिस्ट्री के अंदर आपने थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, अच्छा, नहीं चलो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हों तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? जो ज्यादा स्टेबल है वही बनता है ना ज्यादा। क्यों? हाँ, तो स्टेबल क्यों होना चाहता है? एनर्जी कम मतलब ज्यादा स्टेबल, या एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेबल? कम एनर्जी तो ज्यादा स्टेबल, है ना। तो अगर मान लीजिए 4-5 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बन रहा होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? बस लॉजिक दे दीजिए, मुझे बता दीजिए। हाँ, एक तो ये हमने डिस्कस करा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। बताइए भाई, क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है, हर एक कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, यही है। हाँ, नेचर में एग्जिस्ट। हाँ, फिर आगे। हाँ, हर कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, ये भी तो होता ही है कि स्टेबल होगा, है ना। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहता शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एक लिविंग बीइंग के लिए या एक नॉन लिविंग बीइंग के लिए? तो क्या ये मॉलिक्यूल्स की आत्मा वगैरह होती है? तो फिर हम क्यों बोलते हैं कि ये स्टेबल होना चाहता है? उसकी टेंडेंसी है, आगे बोलो सेंटेंस, कि वो स्टेबल होना। देखो फिर चाहता शब्द बोल दिया। ठीक है, मतलब चाहता चाहती दोनों इंक्लूडेड हैं। लेकिन देखिए, यहां पर सोचना है, इसको आप मजाक के तौर पे ना लीजिए, आप खुद ही सोचिए। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। ठीक, लेकिन ठीक है ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि जो पौधा है वो पानी को जब खींच रहा है जमीन में से, तो उस केस के अंदर ये जो चीज है, मतलब उसकी टेंडेंसी है। लेकिन कोई भी चीज, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुन लीजिए, कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम अगर ऑन इटसेल्फ छोड़ दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम ही होगी, उसकी टेंडेंसी ऐसी होगी कि वो पोटेंशियल एनर्जी को कम करे। यही बोल रहे हो ना? मैं बस रीजन पूछना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों चाहता है। जैसे देखो एग्जांपल लेके,
पेन को छोड़ा, पेन नीचे गिरा, तो पोटेंशियल सिस्टम की क्या हो रही है? कम हो रही है। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक वेसल है, इसके अंदर मान लीजिए दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी कम है और एक की डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर आप इसे डिस्टर्ब करोगे तो फाइनली क्या होता है? हैवी नीचे आएगा या हैवी ऊपर रहेगा? हैवी नीचे आ जाता है, ठीक है ना। पानी में शहद रखिए तो शहद जो है वो नीचे मिलेगा आपको, पानी ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहता है? मिनिमम, कम से कम। ये तो रूल है, ये हमेशा ही हो रहा है। मेरा सवाल कुछ हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो ये बता दूं कि रूल है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, गर्म गैस का गुब्बारा अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, जहां हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, यहां पर एयर है, तो देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ने लग गई। बताइए, इस गुब्बारे की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है? अगर ये ऊपर जाएगा तो बढ़ रही है। अभी हमने क्या सीखा? सिस्टम, किसी को सिस्टम को छोड़ दें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो इसकी तो बढ़ रही है। तो इसका मतलब कुछ भी बोले समझ जाओगे, लॉजिकल होना चाहिए ना। अभी देखो आपके सामने एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। किसी भी सिस्टम को अगर हम ऑन इट सेल्फ छोड़ देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यहां पर तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फोर्स के रूप में हम चीजों को नहीं देखेंगे, हम तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। नहीं, ऊपर जा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉइंट फोर्स, बट एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। होने का चाहिए, तो क्या होगा? कम ही होगी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यहां पर गर्म गैस का गुब्बारा जब ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है? कम होती है। सोचो। हाँ। हाँ, तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है? बात नहीं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? कैसे भाई? अरे मैं कुछ भी बोलूं मान लोगे? कहते हो मैं, आपने कह दिया हमने मान लिया, नहीं चलेगा। वी नीड लॉजिक। फाइनली ऊपर आके मान लो रुक गया कहीं पर, बादलों के पास हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा आके रुक गया, तो फिर पोटेंशियल तो सिस्टम की बढ़ गई। चलो फिर डिस्कस कर लें, गिव अप। चलिए भाई ध्यान से सुनिए, फिजिक्स जो है हमें अच्छी इसलिए लगती है बिकॉज इसके अंदर रूल्स जो हैं कभी फेल नहीं होते। ठीक है, एक बार जो रूल बता दिया वो रूल है। क्या रूल है? कि भैया सिस्टम को ऑन इट सेल्फ छोड़ेंगे तो सिस्टम चाहता है कि हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? कम हो। तो अब देखिए रहा, ये अगर हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा अगर ऊपर पहुंचता है, ठीक है, तो यहां पर ये चला, ये मान लो ऊपर यहां कहीं पहुंच गया, तो मुझे ये बताइए जिस जगह पर ये पहुंचा है, ठीक है, यहां पर, और ये हम सिर्फ डॉटेड लाइन से जो है कैसे एक रीजन सा बना रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी एक रीजन सा आप कंपेयर कर लीजिए। अब बताइए किसी को कुछ स्ट्राइक करा? बताइए, स्ट्राइक कर रहा कुछ? दिमाग चला इसमें? बताइए। क्या हो गया? नहीं स्ट्राइक कर रहा कुछ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हेल्प करते हैं। ये देखिए, ये एयर थी, यहाँ क्या था? एयर थी। तो ये एयर, और यहाँ क्या है? एयर, और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। अब तो स्ट्राइक कर गया? नहीं, एयर नीचे आई है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको अभी बताया था कि पानी के ऊपर जब शहद रखते हैं तो शहद किधर जाता है? नीचे। तो सुना सभी ने, लेकिन समझा बहुत ही कम है ना। किसी को जानने और पहचानने में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। जानते आप हो कि पानी जो है उसके ऊपर अगर आप हैवी लिक्विड रखो जैसे कि शहद, तो वो नीचे आता है, लेकिन पहचानना इस कंसेप्ट को वो नहीं आपको अच्छी तरह से पता है ना। तो अब क्या हुआ ये बताइए? एयर जो है, हो गया टीचर डे, हो गया ठीक है ठीक है।
तो अब देखिए एयर जो है वो किधर जा रही है, नीचे। तो अगर जो एयर है वो नीचे जा रही है तो बताइए हैवी कौन था, एयर थी या हाइड्रोजन? एयर। तो ये हैवी है, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए अगर कोई हैवी चीज नीचे आती है और लाइटर चीज ऊपर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो यहां पर भी पोटेंशियल सिस्टम की क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, किसी को भी सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होती है, कम होती है। यहां पर भी कम हो रही है। और भी कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर मान लो भूचाल आता है, ये बॉटल नीचे गिरती तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पेन को छोड़ दो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम। पेन को ऊपर ले गए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। अब यहाँ कैसे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ऑन इट सेल्फ, मतलब उसी पर छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो चलिए यहीं से थोड़ा सा कंसेप्ट जो है स्टार्ट करते हैं। और मेन सवाल का आंसर मिला? हाँ, किनको मिल गया आंसर? हाँ बताओ भाई। मेरा सवाल था कि सिस्टम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी अपनी कम क्यों करता है। स्टूडेंट्स का आंसर ये होगा कि सर, मैं कहा बोलिए सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा बताइए क्या सिंपल है इसमें। सर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम इसलिए हो रही है क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जय, यही बोलते हैं। आपको ये चीज सेंटेंस कितनी बार रटाया जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी बढ़ रही है और हर चीज स्टेबल होना चाहती है। क्यों का जवाब तो मैंने अभी दिया ही नहीं, और वो आपके दिमाग में भी होना चाहिए। ड्रॉपर बच्चों से भी पूछ लो, नहीं पता होता। पता सबको यही है कि हमेशा सिस्टम क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी कम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4-5 प्रोडक्ट बना रहे हो तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनता है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। तो आप पूछोगे तो आंसर यही आएगा कि भाई हमेशा प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, स्टेबल। क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, मोक्ष प्राप्ति। तो चलिए फोन जिसका मजा है वही बताएंगे जरा। हाँ, कुछ रीजन दीजिए, हमेशा सिस्टम पोटेंशियल जी अपनी कम क्यों करना चाहता है। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। भाई पढ़ाई ढंग से करिए, अच्छी तरीके से करिए। ड्यूरिंग आईआईटी जी प्रिपरेशन आप न्यूज वगैरह तो देख नहीं रहे, मैंने बताया आपको ना, आपको इंटरनेट का यूज करना है, सारी चीजें मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैं अभी देख रहा था तो सुनीता देवी करके एक लड़की है जम्मू कश्मीर की, 16-17 साल उसकी एज है और वो अभी ब्रॉन्ज मेडल जीती है आर्चरी। न्यूज देखी इसका मतलब। हाँ, हाथ नहीं है उसके, और पैरों से जो है वो टारगेट जो है हिट कर रही है ना। अब जिनके पास मतलब हाथ है वो ही निशाना नहीं मार पाते। हाँ, तो बिल्कुल पैरों से धनुष को पकड़ना, तीर जो है लगाना, वो मतलब शोल्डर से, और ऐसे जॉ से जो है वो रिलीज करना। जैसे हम तो जनरली क्या करते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, रिलीज हो जाता है ना। तो इतनी डिफिकल्टी, और उसके बाद भी ब्रॉन्ज लेके आना, गोल्ड भी लेके आना लास्ट डे था, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भैया मेन चीज डेडिकेशन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास तो कोई साधन ही नहीं है, ट्यूबलाइट के नीचे रात को जो है पढ़ रहे हैं क्योंकि घर में लाइट नहीं है ना, पढ़ाई करते हैं। तो जब साधन आपके पास है तो आपको ये रियलाइज करना कि नहीं भैया हमें ढंग से चीजों को करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, चलिए अब ध्यान से सुनिए। जब भी वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, बताइए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सुनो भाई क्या हो गया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको बताऊं अगर कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो यही है, तो आपको लगेगा अच्छा ये इतनी बेसिक चीजें होती हैं क्या। यही तो फिजिक्स की खासियत है कि चीजें बिल्कुल बेसिक ही होती हैं। ध्यान सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ इसी का इस्तेमाल करूंगा। अगर हम किसी भी सिस्टम को ऑन इटसेल्फ छोड़ देते हैं तो वो सिस्टम जो होगा उसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होंगी वो सिस्टम को मूव कराएंगी। जैसे इस पेन को छोड़ा तो पेन ओ हो गया भाई, पेन ठीक है, छोड़ ही दिया क्योंकि यहां से कैच नहीं कर पाए। ठीक है, चिच्ची उंगली जो है ये अभी डैमेज है। तो पंजाबी में इसको वो चिच्ची उंगली बोलती। तो अब क्या है कि कैच करा तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है,
कम हो रही है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या कर रही हैं? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा यू होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो डेल्टा यू क्या आएगा? नेगेटिव। और इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इज डिक्रीजिंग। अब बताओ, लग नहीं रहा कि बिल्कुल बेसिक चीज पूछ रहा हूं? तो आपको यह कहना चाहिए था कि सर इट्स बेसिक। मैं कहा क्या सर, अगर किसी भी सिस्टम को छोड़ दोगे तो उसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो पॉजिटिव वर्क करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव वर्क करेंगे तो पोटेंशियल सिस्टम की क्या होगी? कम होगी। एज सिंपल एज दैट। हाँ चलो, फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट से पूछा, अरे भाई जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उससे तो ये एक्सप्लेन हो रहा है कि पेन नीचे क्यों आया, गर्म गैस का गुब्बारा ऊपर क्यों गया, लेकिन केमिस्ट्री जो है उसका जो कंपाउंड है वो अब स्टेबल हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए, सर क्या सर, फिजिक्स के टीचर हो और कह रहे हो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बेसिक क्या है? फिजिक्स, फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जो भी रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आप करते हो, बॉन्ड बनाते हो, सिग्मा पाई हुआ भी बॉन्ड। हाँ, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का इंटरेक्शन ही तो है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का। तो कौन सी फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। और जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को ऑन इटसेल्फ छोड़ रहे हो तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क, और उस वर्क के कारण सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम ही होगी। एज सिंपल एज दैट। आंसर मिल गया। तो बस, तो यही तो चीज है, और ये चीज आपको पता ही है। तो इस तरह से फिजिक्स पढ़नी है कि एक ऐसी चीज जिसको सर ने पहले बताया, बहुत ही पहले, और इवन ये वाली भी चीज है बाय डेफ जिस दिन बताई वहीं से चीजें सारी क्लियर होगी। ठीक है, तो आंसर सिंपल सा है, चाहे केमिस्ट्री का कोई कंपाउंड हो, उसके अंदर नया स्ट्रक्चर जब बनता है, जब कोई रिएक्शन होता है, कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अगर वो वर्क करेंगे पॉजिटिव, क्यों करेंगे पॉजिटिव? क्योंकि उनके कारण मोशन हो रहा है। क्या किसी कंपाउंड के रिएक्शन में आप कोई फोर्स लगा सकते? नहीं ना। फंडामेंटल लेवल पे तो फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो उसकी वजह से जो है, जो भी होने वाला है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर अगर मोशन होगा तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और फोर्स की डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल क्या होगी? डिक्रीज। हाँ, सब कुछ जो है स्टेबल होना चाहता है, तो चीजें अनस्टेबल क्यों है? यही पूछ रहे हो? जैसे हर एक चीज की पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती क्यों है? तो देखो, ये पेन यहां पर है, मैं इस पेन को यहां रख देता हूं। सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट हो, तो एक्सटर्नल एजेंट जैसे कोई मान लो रिएक्शन है, कौन सा, CaCO3 को हीट करो, तो बताइए क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस राइट साइड वाले प्रोसेस में हीट देनी पड़ती है, ठीक ना? तो अब ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि देर इज सम एक्सटर्नल एजेंट जो कि कह रहा है कि नहीं भाई, मैं हीट दे रहा हूं, मॉलिक्यूल्स को दूर जाना चाहिए। तो वहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगी। ठीक है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट का फ्लो होता रहता है, तो किसी रिएक्शन की एनर्जी अगर कम हो रही है तो किसी की बढ़ रही होती है। जहां पर कहीं ना कहीं से हीट आ रही है गैस से, मान लो आपने आग लगाई, तो वहां पर भी तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे हीट आ रही है और इसको मिल रही है, और इसका नया रिएक्शन हो रहा है। फ्रेंड्स माइंड, हाँ, हीट मिल रही है और नया रिएक्शन हो रहा है। बोले क्लियर है? तो चलिए इसको एक कंसेप्ट की तरह लिख लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं? ठीक है, डेट डाल दो आज की, आज का लेक्चर है, तो बोनी में क्या सवाल पूछा गया है तो लिख लो। इफ एनी सिस्टम, if any system, if any system is left to itself, if any system is left to itself, then
then its potential energy, क्या जी, अच्छा हुआ सांस नहीं रोकी, इंक्रीजेस, तो आपने इंक्रीज बोला था, अच्छा डिक्रीज, चलो ठीक, तो देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. तो if any system is left to itself then its potential energy will decrease because लॉजिक जो है मैंने पूछा था आपसे, तो बिकॉज W कंजर्वेटिव पॉजिटिव, ये रहा लॉजिक, सो डेल्टा U विल बी नेगेटिव बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन. ठीक है, और साथ में जो है ये हमने जो एग्जांपल किया है, तो ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज होती है कि स्टूडेंट से पूछो तो ये सबको पता होता है कि सिस्टम की पोटेंशियल डिक्रीज होती है, लेकिन ये पूछो कि गर्म गैस का गुब्बारा ऊपर कैसे जाता है, तो बच्चा जो है कंफ्यूज कि सर इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. मैं कहा नहीं बताओ यार, तुमने देखो फिजिक्स पढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती है, बताओ कुछ ना कुछ तो बताओ. तो बच्चा क्या कहता है, सर मैं कहा बोली एक्सेप्शन है, तो मैं बताता हूँ नहीं भाई ये फिजिक्स चल रही है. तो गर्म गैस का गुब्बारा भी अगर ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो ये मेंशन कर लीजिए. तो हाइड्रोजन इफ हाइड्रोजन बैलून rises up, then potential energy of the system, then potential energy of the system, बताइए, increases decreases, decreases, because क्या बताइए, because लॉजिक, हाँ पहले बिकॉज कंप्लीट कर लो, बिकॉज हैवी एयर इज कमिंग डाउन, ठीक है ना, बिकॉज हैवी एयर इज कमिंग डाउन. अब यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हाइड्रोजन ऊपर गया हवा नीचे आया, बराबर, ठीक है, कई बार बोल सकते हैं ना सर हाइड्रोजन सर किधर गया, सर हाइड्रोजन ऊपर गया, भारी नीचे आया, बराबर, तो बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो ये हैवी है भारी है भाई, उसका मास ज्यादा है, तो भारी चीज नीचे आने से पोटेंशियल की डिग्रीज ज्यादा होगी, ठीक है ना, ये क्लियर है ना, ठीक, पूछो डाउट. वैक्यूम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये बोला, नहीं नहीं कोई नहीं, कोई नहीं. तो पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी को समझो, वैक्यूम क्या होता है, जहां एयर प्रेजेंट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी, किसकी पोटेंशियल, किसी की भी नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे तरीके से समझना, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, आंसर देता हूं. यहां तक कोई डाउट है जो अभी बताया, चलो जो आपका सवाल है उसको हम थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती किसकी है. जैसे वर्क डन में तो किसी को डाउट नहीं ना, कोई आपसे पूछे फाइंड वर्क डन तो आप कहना फाइंड ड्रॉ ग्राफ, ठीक है, वो कहेगा बता किसका बनाना है, तो आप बोलो किसकी फोर्स है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है ना. तो ये वर्क में तो आपको डाउट नहीं है, इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में भी डाउट नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ा सा डाउट होगा, क्या डाउट होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, ठीक है. तो आइए वो भी कंसेप्ट बोनी में ही हम डिस्कस कर लेते हैं. मतलब चीज वही है, बस समझना जो है अच्छे लेवल पे समझना है, डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो जरूरी है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से कंसेप्ट आपको पता हो. तो आइए जरा क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ब्लॉक है वो यहां पर था, इसका मास है m, तो मैं इसको m हाइट ऊपर ले गया, ठीक है, सॉरी h हाइट ऊपर ले गया, तो मैं इसको h हाइट ऊपर ले गया, ठीक है. तो व्हाट इज राइज, लिख देता हूं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज राइज, तो यहीं पे बोने का सवाल आपके लिए है, व्हाट इज, और कंसेप्ट भी बनाएंगे, व्हाट इज राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी कौन सी,
मेंशन कर देता हूं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल ऑफ द ब्लॉक। बोलो 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 बोलो। हाँ क्या? हम्म, हम्म, नहीं लड़ना नहीं भाई आपस में। So what is rise in potential energy? What is rise in potential energy? तो यहां से यहां ए से बी लेके जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। हाँ, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस एम कैसे निकाल रहे हो आप? हाँ, राइज मतलब चेंज, चलो चेंज लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो रहा है तो राइज की जगह मैं चेंज लिख देता हूं। तो व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक? बताओ भाई। कुछ नहीं करना। व्हाट इज राइज इन पोटेंशियल एनर्जी? क्या हो गया भाई? फिजिक्स चल रही है। हम्म हाँ भाई, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक? एम जी एच। हाँ, कितने स्टूडेंट्स एमजीएच आंसर दे रहे हैं? रुको रुको, कितने स्टूडेंट्स एमजीएच आंसर नहीं दे रहे? माइनस एमजीएच कौन कौन आंसर दे रहा है? क्यों आया माइनस एमजीएच? इनिशियल जीरो है, फाइनल एमजीएच है, तो चेंज इज ऑलवेज आराम से फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस एमजीएच कैसे निकाल रहे हो? एमजीएच ही आ रहा है ना, कैलकुलेशन तो सही करो। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो फिर क्या है? तो फिर से कितने स्टूडेंट्स का आंसर एमजीएच आ रहा है? अभी भी बहुतों का आंसर एमजीएच नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ और आंसर आ रहा हो। तो कितने स्टूडेंट्स का आंसर एमजीएच नहीं है? चलो विद्या माता की तरफ देखें भाई। ठीक है, तो चलिए विद्या माता की तरफ देखिए, और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं मम्मी कसम चढ़ा दी, कितने स्टूडेंट्स जो हैं जिनका आंसर एमजीएच नहीं आ रहा वो हैंड रेज करें, अच्छी तरह हैंड रेज करें। सभी का आंसर एमजीएच आ रहा है? तो अच्छा, कितने स्टूडेंट्स का आंसर एमजीएच आ रहा है? अच्छी तरह हैंड रेज करें। क्या आ रहा है एमजीएच? हाँ ठीक, ठीक है ठीक है, हैंड डाउन हैंड डाउन। चलिए अब कंसेप्ट बनाने का टाइम है। आंसर क्या है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो। तभी मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब वही है ना, ऊपरी जो है एक प्रकार से नॉलेज रखना वो फायदेमंद नहीं है। आइए जरा समझते हैं, ध्यान से सुनिए रहा। अब मैं बताने जा रहा हूं भाई, कंसंट्रेशन लेवल है, तो अब आंसर जीरो क्यों है? जैसे देखिए, जो ब्लॉक था, अगर मैं उसको मान लीजिए जैसे कि पेन है, जब ब्लॉक जगह पेन का एग्जांपल लेते हैं, तो मैं इसको बुर्ज खलीफा पे ले गया, तो क्या ये पेन जो है उसकी शेप चेंज हो रही है? ये पेन वैसे का वैसा है, तो इसके पार्टिकल जिस तरह से पहले अरेंज थे अभी भी वैसे ही अरेंज्ड हैं या फिर कुछ चेंजेस आए हैं? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज हो जाए?
हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। बता रहा हूं, ध्यान से सुने, सुनते रहिए। देखिए, आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन की लेवल बढ़ाइए। ठीक है, ये देखिए, यहां पर हमारे पास भाखड़ा नंगल डैम है एक। ठीक है, ये भाखड़ा नंगल डैम मतलब कोई हाइडल पावर स्टेशन है, और इस हाइडल पावर स्टेशन में ये रही फिसल पट्टी, और इससे जब दरवाजे खोलेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा, और फिर यहाँ पर इस फिसल पट्टी पर पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और फिर यहाँ से क्या होने वाला है, एक टरबाइन जो है वो घूमने वाली है। तो जब टरबाइन घूमेगी तो उससे टरबाइन से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक मान लो एक मोटर सी थी, और उस मोटर से जो है हमने बिजली जो है फाइनली प्रोड्यूस करी। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब अगर मान लीजिए कोई 9th-10th का बच्चा, जैसे आप 9th-10th के ही 11th में आए हो, तो उनसे मैं पूछूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो क्या कहेंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी आप कह रहे हो कि पानी की तो है ही नहीं, पानी की सर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी मतलब पूरा स्टूडेंट जो लिखेगा, जब दिमाग में उसका चलेगा वो क्या, पानी की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पानी, और फिर वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो यही वो बोल रहा है। तो मैं अगेन यहां पर पूछता हूं कि अगर मान लीजिए ये यहां पर एक लेवल है, एक लेवल यहां पर मैंने बोल दिया, पहले मान लीजिए इसी लेवल में पानी था, यहां चला गया, तो व्हाट इज राइज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, तो आंसर क्या है, 0। अब लेकिन यहां पर बच्चा कंफ्यूज है, वो कह रहा है कि नहीं सर हम तो यही पढ़ते आए हैं, पानी की पोटेंशियल एनर्जी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी, कंफ्यूज हो गए हैं पानी की पोटेंशियल एनर्जी सुन सुन के। बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ध्यान से सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, जिस सिस्टम के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। लेकिन सर आपने कह दिया, हमने मान लिया, नहीं चलेगा। तो आइए एक एग्जांपल समझते हैं जरा, थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर मैं सवाल आपसे ये पूछूं, क्या व्हाट इज राइज इन या फिर चेंज इन, राइज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक अर्थ सिस्टम, ठीक है, तो उसका कुछ अलग आंसर होना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर, ओहो कोई बात नहीं, कोई ना, अगर पानी जो है भारानगर डैम के अंदर आ गया, ठीक है, तो आंखें बंद करें भाई, इमेजिन करें भारानगर डैम दिख रहा है, पानी दिख रहा है, बैकग्राउंड कैसा है, ब्लैक, पहाड़ी इलाका दिख रहा है, ठीक है, और टरबाइन के जो ऊपर अभी पानी नहीं गिर रहा है क्योंकि गेट्स बंद है, ठीक है। अब अचानक गेट्स खुले, टाइम रोक के रखो अभी, ठीक है, टाइम रोक के रखा है, पानी नीचे आना स्टार्ट नहीं हुआ अभी, अभी सिर्फ उसे क्या करें, दरवाजे ओपन करें, ठीक है, और अर्थ को गायब कर दिया, तो बताइए पानी नीचे आएगा, तो आंखें खोल लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अर्थ को गायब कर दिया तो पानी नीचे आएगा। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, mg फोर्स जो है वो लगा रहा थी अर्थ, आपने अर्थ को ही गायब कर दिया तो वो पानी थोड़ा नीचे आएगा। फिर मैं क्या डायलॉग मारूंगा, बताओ पानी की पोटेंशियल एनर्जी कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था पानी की पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर वो स्टूडेंट चुप हो जाएगा, कहेगा अच्छा पानी की पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं हमेशा से पानी की पोटेंशियल एनर्जी बोलता आया था, वो पानी की नहीं थी, पानी और अर्थ सिस्टम की थी। तो जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा था ना वैक्यूम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया कोई सिस्टम डिफाइन करो। तो पानी अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां पर आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, mgh, इसका आंसर होगा mgh। हाँ नहीं आया समझ में, हाँ नहीं आया, ठीक। देखिए जैसे ये ब्लॉक था, कौन सा, ये रहा, इसको मैं, ईंट है मान लो, ईंट कलर भी ईंट वाला कर देते हैं, ठीक है, ये लो भाई, ये रही ईंट। अब इस ईंट को यहां पर मैं ले गया, ठीक है, और यहां पर हमने एक कीड़ी रख दी, ठीक है, कीड़ी, तो देर इज कीड़ी, और यहां पर आप ईंट है,
तो मैं मना कर रहा हूं, नहीं ईंट मत छोड़ना, आप हंसे हो। छोड़ दी। अब जैसे ही आपने ईंट छोड़ी, मैंने क्या करा, अर्थ गायब कर दी मान लीजिए। तो बताइए क्या ईंट नीचे आएगी? तो जो स्टूडेंट ईंट की पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईंट, तो इसका मतलब वो सिस्टम किसको मान रहे थे? ईंट को। ईंट को, क्योंकि उसने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईंट, तो ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो दिस इज सिस्टम, तो ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब ये हमारा अगर सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पहले थे, उनके बीच का डिस्टेंस क्या चेंज हुआ? लॉजिक को पकड़ो जल्दी से। यहां पर जो डिस्टेंस था और यहां पे डिस्टेंस था, क्या चेंज हुआ? शेप चेंज हुई? नहीं। कंप्रेसिव या एक्सटेंड एक्सपैंड करा? नहीं। तो भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगी। इस तरह से सोचो, ये नहीं कि हम स्कूल में ये करते थे, भूल जाओ। आप ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसके मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस चेंज किया गया? नहीं। लेकिन अगर अर्थ को सिस्टम में लेते हो, क्योंकि आप जब ऊपर जा रहे थे तो कौन सी फोर्स पे एक्ट कर रही थी? mg, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स थी। तो अर्थ और ब्लॉक सिस्टम जो है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो। तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे और ईंट को छोड़ोगे और कहोगे पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, वो तब तक एप्लीकेबल है जब तक क्या है? अर्थ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सिमिलरली यहां पर भाड़ा नंगल डैम में आप जो बोलते थे पानी की पोटेंशियल एनर्जी, पानी की पोटेंशियल एनर्जी, मत बोलो। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? सिस्टम की है। क्या पानी की? पानी अर्थ सिस्टम की है। ठीक है ना? तो जब भी कोई मेरे से पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, जैसे आपने पूछा वैक्यूम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो ऐसे नहीं बोलना। हमेशा सिस्टम डिफाइन करिए कि सर ये ब्लॉक है और ये अर्थ है, इस सिस्टम के बीच में डिस्टेंस इतना है, जब फिर ब्लॉक को हम एच साइड लेके गए तो व्हाट इज राइज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से आंसर आपको फिर करेक्ट मिलेंगे, लेकिन आपका सवाल करेक्ट होना चाहिए। बोलिए समझ में आया? चलिए यहां पर किसी को डाउट? डाउट सुनेंगे? डाउट फिर से, अगर मेरे पास एक बॉटल है और मैं इस बॉटल को ऊपर लेके जाऊं, बुर्ज खलीफा पे लेके जाऊं, तो क्या इस बॉटल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? तो आंसर इज नो। बॉटल, अर्थ, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? आंसर इज यस। समझ गए? तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, हाँ, कुछ मतलब वैक्यूम से लेना देना है या अर्थ से? अर्थ से। चाहे आप वैक्यूम में लेके जाइए या एयर में लेके जाइए, एच हाइट ऊपर लेके जाएंगे तो राइज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉटल, अर्थ, सिस्टम इज mgh। एक एक करके भाई। हाँ, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, जल्दी पूछो भाई। आपस में नहीं पूछना, कोई आपस में पूछेगा तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए स्टूडेंट आपको बोल रहा है कि बता भाई, उसको बोलो भाई सर से पूछ। ठीक है। ठीक है, हाँ डाउट। अगर पानी का फ्लो हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल एनर्जी में राइज उसमें नहीं होता, क्योंकि हाइट ही नहीं चेंज हुई। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट भी आप मेंशन कर लीजिए, तो लिख लीजिए एक और स्टार लगा के बोनी का सवाल, कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है? डू रिमेंबर, डू रिमेंबर, डू रिमेंबर मतलब हमेशा याद रखिए, डू रिमेंबर दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड for the system, for the system in which conservative forces are involved। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ब्लॉक अर्थ सिस्टम, यहां पर सिस्टम कौन सा है? ब्लॉक अर्थ सिस्टम, ये रहा लिखा हुआ ना, ब्लॉक अर्थ सिस्टम। क्लियर भाई सभी को? तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करी जाएगी तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए की जाएगी। फ्रेंड्स माइंड, तो वार्निंग, पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन की जाएगी तो
कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक सिस्टम जिसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं उस सिस्टम के लिए डिफाइन की जाएगी। और ये दो क्वेश्चन जो है आप साथ में मेंशन कर सकते हैं, तो दोनों के आंसर आपके सामने। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, तो आंसर है 0। लॉजिक क्या है कि ब्लॉक की शेप चेंज नहीं हुई, ब्लॉक जैसे पहले था वैसा है। अगर ब्लॉक छोड़ो, आप खुद सोचो कि ये क्लासरूम जो है अगर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर होता, क्या आप एनर्जेटिक फील करते? क्या आप में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती? आप वैसे के वैसे जिस तरीके से यहां पर बैठे हैं वैसे ही बैठे होते, क्योंकि दरवाजे बंद थे, खिड़कियां भी बंद थी। आपको थोड़ा नहीं पता चल रहा है। तो नाउ यू गेट द फील ऑफ दैट कंसेप्ट ऑल्सो, कि अगर हम बुर्ज खलीफा पे जाते हैं तो हम तो वैसे के वैसे हैं ना भाई, तो हमारी एनर्जी नहीं बढ़ रही। लेकिन अगर कोई जना छलांग लगा दे, ये सोचे कि ग्राउंड फ्लोर पे क्लास थी और छलांग लगा दे वहां से, तो जब वो नीचे गिरेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में दिख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण जो है उसका है, और वो है अर्थ। कोई बुर्ज खलीफा से आपने जंप लगाई, अर्थ गायब होगी तो क्या होगा? नीचे आओगे नहीं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी किसी इंसान के अंदर, अगर वो इंसान जो है एच हाइट ऊपर चला जाता था, वो एक्चुअल में इंसान के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। दुनिया भले उसको बोलती हो इंसान के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी, बट वो एक्चुअल में इंसान और अर्थ का जो सिस्टम बना है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर होती है। क्लियर हो गए दो क्वेश्चन? चलिए फिर कहां चलें, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हाँ हाँ, स्ट्रैटेजिस का क्वेश्चन था, तो आंसर बताइए फिर। शिफ्ट करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। तो क्यों करेंगे वो कौन एक्सप्लेन करेगा, और प्रॉपर लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करना। कि अगर हमारे पास ऐसे देखिए 3 दरवाजे, और इन 3 दरवाजों में 2 के अंदर तो भैंस है, एक के अंदर मर्सिडीज, ठीक है। तो आपको बताना है कि शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई भी नहीं? अच्छा, घर पे जाके फिर वीडियो देखी थी क्या? वेरिएबल चेंज का कंसेप्ट वो भी हो, हाँ बताना चाहे बताओ भाई। नहीं तो कुछ एक्सप्लेन करें ना प्रॉपर, क्यों होगी? यही चीजें सीखनी है। अपना जो ब्रेन है ना, रट्टाफिकेशन से बचिए। जैसे अगर मान लो मूवी भी देखी और उस बच्चे ने कह दिया कि भाई वी शुड शिफ्ट बिकॉज बाय शिफ्टिंग वी गेट एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी, तो बस आपने मान लिया। ऐसे कैसे? सोचना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बोलिए। हम्म 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 हम्म। वही तो पूछ रहा हूं कैसे, चलो डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई डिस्कस करने, उन्होंने क्वेश्चन रिपीट करा है। उन्होंने कहा कि सर अगर हमारे पास 3 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजा हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी है 33%, और अगर हम सर शिफ्ट करते हैं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी सर हमारी बढ़ जाती है। तो डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए कैसे इसको करें। तो 3 दरवाजे हैं, ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। जब एक्स वाई जेड करते हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। देखिए अभी भी बातें कर रहे हो, ना करो इतने, मतलब एनर्जी मेरी इसी में बर्बाद होती है कि चुप कराने में, ठीक है। अब एयर बैच जो मॉर्निंग का इवनिंग का होता है, कभी भी मेरी एनर्जी चुप कराने में जाती है। जैसे कोई स्टूडेंट बोल भी रहा होगा ना, तो सारे स्टूडेंट सुनते हैं कि क्या बोला क्या बोला, ठीक है। आपके साथ क्या होता है कि अच्छा यार बोल रहे हैं, अपनी बातें स्टार्ट करने लग जाते हैं, गांव वाले बन जाते हैं। कंसंट्रेशन लेवल हाई। देखो अब जो बोलता दिखेगा मैं मानूंगा कि वही बोल रहा था कंटिन्यूअसली। चलिए, अगर हमने सिलेक्ट करा एक्स, तो हमें नहीं पता ना कि उसके पीछे क्या है, तो सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं, और मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तीनों केसेस मैंने कंसीडर कर लिए।
अब मेरे पास देखिए दो ऑप्शन है, एक है स्विच, ठीक है ना, स्विच को मैं मान लो SW से दिखा रहा हूं, और एक है स्टिक, मतलब वही हमने जो है सिलेक्ट कर लिया। तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, स्टिक और दूसरा स्विच। इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शन कौन से होंगे, स्टिक और स्विच, और यहां पर कौन से ऑप्शन होंगे, स्टिक और स्विच। यहां तक बताइए किसी को डाउट है तो हम रिपीट करते हैं, लेकिन नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। तो बताइए यहां पर कोई डाउट? हाँ, स्टिक का मतलब आप अपनी चॉइसेस को स्टिक कर रहे हो। क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन अगर याद है तो उसमें प्रोफेसर यही तो कहता है कि आपने एक दरवाजा सिलेक्ट करना है, तो बच्चा कहता है रैंडमली, हाँ रैंडमली। तो अब आपने मान लीजिए ए सिलेक्ट करा या एक्स सिलेक्ट करा, तो गेम होस्ट क्या करता है, दूसरे जो दो दरवाजे हैं उनमें से एक दरवाजा खोल के दिखाता है जिसके अंदर भैंस निकली, और अब आपसे पूछ रहा है क्या अब आप अपनी चॉइस को शिफ्ट करना चाहोगे या फिर स्टिक करना चाहोगे? तो स्टिक समझ गए? स्टिक का मतलब है कि जो मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो वही हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, ईगो पे ले लिया, ठीक है। छुट्टी आज है, छुट्टी लगा ली। तो अब देखिए जरा, हो सकता है ना कि जैसे कोई साइकोलॉजी वाला गेम हो, कि मतलब आपको पता है कि यार जो गेम होस्ट है उसको पता है कि मर्सिडीज कहाँ पर है, और मैंने जो है बिल्कुल सही सिलेक्ट कर लिया, और वो मुझे डरा रहा है, कह रहा है कि शिफ्ट कर ले, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। तो इसका मतलब आप स्टिक रहना चाहते हैं, तो उसे स्टिक कहेंगे। और स्विच का मतलब क्या है, चॉइस अपनी चेंज कर देंगे। तो यहां पर अब किसी को डाउट नहीं है, झंडा गाड़ दे। डाउट है? हाँ, हाँ तो स्टिक रहना बेटर ऑप्शन होगा ना, तो वो हम अभी देखते हैं कि स्टिक रहना बेटर ऑप्शन है या स्विच करना बेटर ऑप्शन है, वो चेक करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। अब कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनिए रहा, अगर मैं स्टिक रहा, ये वाला केस है, मैंने क्या सिलेक्ट करा है, एक्स, और मैं बहकावे में नहीं आया और मैं स्टिक रहा, तो मेरे को क्या मिलेगा, भैंस। यहां तक क्लियर है? इसमें भैंस मिलेगी ना, क्योंकि मैं स्टिक रहा। अच्छा, अगर मैंने बी मतलब ये एक्स सिलेक्ट करा था और उसने मुझे क्या दिखाया, वाई ओपन करके दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है एक्चुअल में कहां पर है। तो मैं अगर स्विच कर जाता हूं तो मर्सिडीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। तो इस केस में मेरे को मर्सिडीज मिल जाएगी, यानी कि मर्सिडीज कब मिल रही है, जब मैं एक्स सिलेक्ट कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, स्विच। यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब ये जरूरी थोड़ा नहीं कि मैं एक्स ही सिलेक्ट करूं, हो सकता है मैंने वाई सिलेक्ट किया हो, क्योंकि मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं। तो अब बताइए, वाई मैंने सिलेक्ट करा, तो अगर मैं स्टिक रहता हूं तो क्या मिलेगा, भैंस। क्यों? क्योंकि सर इस के अंदर तो भैंस ही थी, और आप अपनी चॉइस में स्टिक रहे तो आपको भैंस ही मिलेगी। लेकिन अगर स्विच करता हूं तो क्या मिलने वाला है वो चेक कर, मर्सिडीज, क्योंकि मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूं जिसके अंदर भैंस थी, तो गेम होस्ट कौन सा दरवाजा खोल के दिखाएगा, एक्स, और कहेगा कि इसमें भैंस है। तो युग जी क्या चेंज करना चाहोगे, शिफ्ट अपना चॉइस शिफ्ट करना चाहोगे? तो अब अगर मान लो मैंने कह दिया कि हाँ भाई स्विच, तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगी, मर्सिडीज। तो यानी कि स्विच करने पर मर्सिडीज मिल रही है, लेकिन अगर मैं स्विच ना करूं तो भैंस मिल रही है। तो अभी 50-50 सा केस लग रहा है ना। चलिए, अब मान लीजिए जो मैंने सिलेक्ट करा उसमें मर्सिडीज थी, और अगर मैं स्टिक रहता तो क्या बनता, मर्सिडीज। समझदार हैं आप? अच्छा, और अगर मैं स्विच करता हूं तो स्टिक करता हूं तो मर्सिडीज, अच्छा, और स्विच कर जाता हूं तो भैंस मिलेगी। तो बताइए, जो अभी एक्सप्लेन करा इसके अंदर किसी को डाउट है तो अभी बता दीजिए, तो फिर झंडा गाड़े। हाँ, डाउट हैंड रेज करो, ऐसे पता नहीं चलता भाई। ठीक, तो यहां पर भी झंडा गाड़ दिया, ये भी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब हम देखते हैं जरा चांसेस जीतने के किसमें ज्यादा है। अगर मैं स्टिक रहता हूं तो कितनी बार मर्सिडीज मिल रही है, एक बार। कितनी बारी में से, तीन बारी में से, ठीक है। अगर मैंने आदत बना ली अपनी कि स्टिक रहना है, तो भैंस, भैंस, और यहां मर्सिडीज, तो मेरे जीतने के चांसेस 1/3। लेकिन अगर मैं स्विच करता हूं
तो स्विच में यहां पर अगर मैं स्विच करता हूं तो मर्सिडीज, यहां पर स्विच करता हूं तो मर्सिडीज, और यहां पर स्विच करता हूं तो भैंस। तो 3 बार में से कितनी बार में मेरे को मर्सिडीज मिलने वाली है? 2 बार। तो जीतने के चांसेस शिफ्ट से कितने हैं? 2/3। तो बताओ विच वन इज बेटर? स्विच। नहीं, वो तो रैंडम है ना, क्योंकि उस इंसान को थोड़ा नहीं पता कि उसने कौन सा सिलेक्ट करा है। मैं मर्सिडीज वाला सिलेक्ट कर रहा हूं, मुझे पता होता तो ये थोड़ा नहीं की बात होती है। तो हैंड डिस करके सवाल इन्होंने पूछा। हाँ। हम्म। हाँ सुनिए जरा, अगर मान लीजिए यही गेम चल रहा है और आप ही से मैंने पूछा कि कोई एक रैंडम दरवाजा सिलेक्ट करो, तो कोई रैंडम दरवाजा सिलेक्ट करो। सेकंड वाला इन्होंने सिलेक्ट करा, ठीक है। तो अब हम देखो सभी जानते हैं लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है, ये मान के चलो। तो हमें पता है कि भाई अविशी ने जो सिलेक्ट करा है वो है भैंस वाला, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो हमारे पास दरवाजा है उसके अंदर है भैंस, ठीक है, और यहां पर जो दरवाजा है उसके अंदर है मर्सिडीज। तो मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा दरवाजा खोल के दिखाऊंगा? भैंस वाला, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है ना। तो मैंने अब दरवाजा ये खोल दिया, ठीक है। और इसी टाइम पर रौनक सर आ गए, ठीक है, ठीक है। सुन लो भाई। तो रौनक सर से मैंने कहा कि देखो सर, आपके सामने है 2 दरवाजे, कौन कौन से? एक तो है वाई और एक है जेड। तो एक में भैंस है, एक में क्या है? मर्सिडीज, है ना। ये भी तो हमें पता ही है ना, क्योंकि 3 में से अगर एक में मान लीजिए उनको बोला जाए कि भैया इसमें भैंस निकली है, तो इसमें और इसमें से मर्सिडीज निकलने के चांसेस क्या है? हाँ। तो उनसे जब मैं पूछूंगा तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। तो 50-50 प्रोबेबिलिटी किसके लिए? उनके लिए, क्योंकि वो कब आए क्लास में? जब उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा क्लास में। वो जब आए तो उनके सामने 2 दरवाजे थे, एक में भैंस है एक में मर्सिडीज। तो 50-50 चांस उनके लिए है, लेकिन आपके लिए 50-50 नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सर ने वही दरवाजा खोला है जिसके अंदर भैंस है। बताइए, क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है। तो 50-50 किसके लिए है? उस इंसान के लिए है जिसको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि पहले से गेम में क्या चल रहा है। तो गेम में पहले से क्या चल रहा है कि अगर कोई जना कोई सिलेक्ट करता है दरवाजा, तो मैं कौन सा दरवाजा खोल देता हूं जिसके अंदर जो है भैंस है, ये कंफर्म है। तो ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आपके सामने 2 दरवाजे, एक में भैंस एक में जो है मर्सिडीज। तो 50-50 चांसेस होगा, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही जो सिलेक्ट कर रखा है उसके आपने केसेस बना के देखे, क्योंकि आपको पता नहीं है आपने सही सिलेक्ट करा है कि नहीं। हो सकता है कि आपने ये वाला केस हो सकता है ये वाला केस हो सकता है ये वाला केस हो। तो अगर आप स्टिक रहते हैं तो 3 में से एक बारी में आपको मर्सिडीज मिल रही है, और अगर आप स्विच करते हैं तो 3 में से 2 बार में आपको मर्सिडीज मिल रही है। तो ज्यादा फेवरेबल कौन सा केस है? स्विच। लेकिन जो स्टूडेंट मैथ से नहीं सोचते, इमोशनल होकर सोचते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? उनको लगेगा कि मेरे साथ षड्यंत्र खेला जा रहा है और गेम होस्ट जो है वो चाह रहा है कि मैं चॉइस शिफ्ट करूं, क्योंकि मैंने देखिए कितना मेरे को सब पता था, ठीक है। तो गैम्बलर्स फैलेसी यही होती है। गैम्बलर्स फैलेसी का मतलब क्या है कि जैसे बिना प्रोबेबिलिटी के हम या फिर बिना मैथ्स के चीजें जो है प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक गेम होती है कैसीनो में जिसको कहते हैं रोलेट, ठीक है। तो उसके अंदर इवन आया, अभी फिर इवन आया, फिर से इवन आ गया, तो अब किसके आने के ज्यादा चांसेस हैं? इसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। जो अभी हुआ है इसे क्या कहते हैं? गैम्बलर्स फैलेसी। मतलब जो गैम्बलर है, जुआ खेलने वाला, उसको हमेशा लगता है कि उसे पता चल चुका है। भाई म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर मैंने सिक्का उछाला हेड, फिर सिक्का उछाला हेड, सिक्का उछाला हेड, तो अब टेल आने के ज्यादा चांसेस है कि हेड आने के?
बराबर है भाई। ठीक है, उसको कहानी नहीं पता होती सिक्के को कि पहले क्या हुआ है उसके साथ। ठीक है, क्या पता होती है? सिक्का उछाल रहे उसको पता था कि मैं पहले क्या आया था? तो भैया अब इवन आएगा कि ऑड आएगा उसको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में पता क्या चल रहा है कि नहीं भैया ऑड आएगा, तो आप क्या करोगे? लगा दे भाई, लगा दे, ऑड पे आना, देखना, मेरे को पता ऑड आएगा, लगा। आप कह रहे हो मेरे पास पूरे पैसे पूरे, लगा, देखना जरा, और मेरे से उधार ले ले, लगा दे। तो ये क्या है? तो ये है गैम्बलर्स पॉलिसी। गैम्बलर को लगता रहता है कि भाई उसने क्रैक कर लिया है कोड। ठीक है, ये तो रैंडम है ना चीजें, तो वो तभी तो कहते हैं जुआ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, वो वहां पर गैम्बलर फैलेसी यूज की जाती है। हमेशा जो है हाउस आपके अगेंस्ट होता है। कैसे? जैसे इवन ऑड का गेम होता है रोलेट के अंदर, तो आपको लग रहा है कि जीतने के चांसेस 50-50 ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नंबर होता है जीरो, हरे कलर का होता है रोलेट के अंदर। वो आने पर इवन और ऑड वो नहीं माना जाता। ठीक है, तो नॉर्मल पीपल के लिए तो वो ध्यान देते नहीं है, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि अगर इवन ऑड खेल रहे हो और एक नंबर जीरो भी है, तो आपके जीतने के चांसेस 50-50 नहीं है, 50 से कम हो गए हैं। और यूएसए के अंदर तो थोड़ा और ज्यादा होता है। वहां पर जो कैसीनोस हैं उसके अंदर जो जीरो है ना, तो वो दो लगा देते हैं जीरो, एक डबल जीरो, यानी कि आपके जीतने के चांसेस और कम। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा हाउस जो है उसी के पास एज होता है, और हाउस ही जीतेगा लॉन्ग टर्म में। और इसलिए वो चाहते क्या होते हैं कि जो भी प्लेयर आए वो खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। क्यों? क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी किनकी ज्यादा है? हाउस की। हाउस मतलब जिसका कैसीनो। नहीं, मैं तो रैंडम की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या चीज? गया हूं कैसीनो, गया हूं। रुको रुको, हाँ ठीक है। इन्होंने पूछा कि सर आप क्यों गए? ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूं। सुन लो, सुन लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको पता है एज किसके पास है? हाउस के पास। मुझे भी पता है ना, तो मुझे उनकी स्ट्रेटेजीज पता है। जैसे कि क्या स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं? पहली चीज, कैसीनो में एंटर करोगे एग्जिट का डोर नहीं दिखेगा। क्यों? छुपा के क्यों रखते हैं एग्जिट का डोर? नहीं नहीं नहीं, जाने का रास्ते हो तो आए, अपनी मर्जी से है, अपनी मर्जी से जा सकते। नहीं नहीं नहीं, सिंपल सा तरीका है कि लोगों को जाना ना दिया जाए, वहां पर वो खेलते रहें, क्योंकि उनको पता है कि एक बार जीतेगा तो फिर गैम्बलर्स फैलेसी स्टार्ट हो जाएगी। उसको लगेगा कि आई कैन प्रिडिक्ट, मेरे को पता है क्या होने वाला है, अगला आने वाला है। और तो वो लोग बैठे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, वो तो चाहते हैं कि लोग इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर एग्जिट का डोर होगा तो उसमें क्या होता है, लोग चले जाते हैं, वो छुपा के रखते हैं, ये स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, जो आपको खाना सर्व होगा वो भी तभी होगा, स्नैक्स आपको सर्व तभी होंगे जब टेबल पे बैठे होगे आप। यानी कि वो चाहते हैं कि ऐसे खाली जो है, जैसे होता है ना मॉल के अंदर, तो बताता हूँ मैं भी वो भी। तो मॉल में अंदर क्या होता है कि खाली जगह होती है, वहां पर क्या बैठने की जगह होती है क्या? कहाँ होती है? आप कहीं पे शॉपिंग मॉल में जाओ, बैठने की जगह ही नहीं। वो पता, कोई बैठ के थोड़ी घूमो, घूमो और कोई आपको जैसे कोई चीज पसंद आए तो खरीदो भाई उसे। बैठने की वो नहीं रखते जगह, तो वैसे ही वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एज हमेशा किसके पास है? हाउस के पास। तो मुझे ये चीज पता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वॉल्व होऊंगा थोड़ी देर के लिए, और अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी मैं 85% तक लेके जा सकता हूँ। हो सकता है, हाँ, 85% हम जीतने के चांसेस हमारे हो सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए, नहीं बस जल्दी 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 बता रहा हूं फटाफट। ठीक है, ये मान लीजिए इवन आया, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मतलब जो गेम खेल रहा हूं, ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो भाई इवन आएगा। इवन आने के चांसेस कितने होंगे? अब ये 50-50 मान के चलो, इवन आने के चांसेस कितने होंगे? 50-50। तो ऐसा करते हैं कि पहला केस था मैंने इवन पे लगाया, तो क्या आने वाला भाई? इवन आएगा या ऑड आएगा? जीरो को अभी हटा रहे हैं। अच्छा, अगर इवन आया तो मान लो मेरे को 500 रुपये मिल गए। अगर ऑड आया तो 500 रुपये हट गए। ऐसे ही होगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इवन आया तो मैं जीत गया, 500 रुपये आ गए। ऑड आया तो 500 रुपये, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना, ये पूरा जो है
पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं हारा हूं तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं गेम खेल दूंगा। लेट अस सपोज मैं हमेशा इवन पे खेलता हूं, तो मैंने कहा कि पहले बोला इवन आएगा, तो इवन आ गया तो 500 रुपए मिल गए। ऑड आया तो 500 रुपए चले गए। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इवन पे खेलूंगा, लेकिन इस बारी शर्त जो है मैं 1000 रुपए की लगाऊंगा। तो अगर मैं 1000 रुपए की शर्त लगाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1000। और अगर मैं हार गया, ऑड आ गया, तो 1000 रुपए का नुकसान, लेकिन 500 का नुकसान पहले हो चुका था, तो 1500 का नुकसान हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से खेलूंगा। ठीक है, लेकिन इस बारी फिर से इवन पर मैं गांव खेलता हूं और इस बारी 2000 रुपए लगाता हूं। तो अगर मैं 2000 रुपए लगाऊंगा तो क्या होगा, ओवरऑल मैं जीत जाऊंगा। कैसे, यहां नुकसान हुआ था 1000 का, यहां कितना नुकसान हुआ था 500 का, जीता कितना 2000, तो ओवरऑल किस में चला गया। हाँ, अरे जीता तो मेरे को 500 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, 500 एक्स्ट्रा मिल गया ना। अरे 500 का प्रॉफिट हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बस एक बार जीत जाऊं, पूरा प्रॉफिट में आएगा, वहां आऊंगा कि नहीं आऊंगा। जैसे या तो हो सकता है पहली चाल में जीत गया, कितने रुपए मिल गए 500, या होगा मैं दूसरी चाल में जीता, पहले में हारा दूसरे में जीता, फिर से मेरे को कितना मिल गए 500। हो सकता है मैं तीसरे में जीत जाऊं तो फिर से मुझे कितना मिला 500। इसके बाद बस एक और मैं जाता हूं। ठीक है, अब मान लो यहां पर मैं हार गया, तो अब बताइए कितना मैं लॉस में जा चुका हूं, 3500 लॉस में जा चुका हूं। अब मैं लास्ट गेम एक खेल रहा हूं 4000 की इवन पर। तो अगर इवन आ गया इस बारी तो फिर से मैं 500 जीत जाऊंगा, लेकिन अगर ऑड आ गया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस इवेंट में, यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पहली बार इवन आए तो भी मैं जीत रहा हूं, दूसरी बार इवन आए तो भी मैं जीत रहा हूं, तीसरी बार इवन आए तो भी मैं जीत रहा हूं, चौथी बार इवन आए तो भी मैं जीत रहा हूं। लेकिन अगर 5 बार इवन लगातार या फिर ऑड लगातार आ रहा है तो उसमें मैं हार रहा हूं। तो 5 बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये हो जाएगी 1/2। इसको ये ऐसे निकालते हैं, नहीं नहीं, एक बार ऑड होने की 50% होती है, 2 बार ऑड होने की 25%, फिर उसका हाफ 12.5, 6.5, 3.5, लगभग 95% चांस इसमें बनता है, लगभग 95% चांस बनता है कि आप 500 रुपए निकालोगे। अब जैसे ही 500 रुपए आए और थोड़ी बहुत गेमें खेली आपने, जिसके अंदर आपने मान लीजिए 2000 रुपया 3000 रुपया निकाल लिया, बस फिर आपको और नहीं खेलना है। ठीक है, समझ गए, उस वक्त निकलना है, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक फिजिक्स के सर थे, ठीक है, पंकज नाम था उनका, तो उनको मैंने स्ट्रेटजी बनाई बताई, अब वो लगाई जा रहे हैं लगाई जा रहे हैं। उनकी वाइफ बोल रही है कि बुला दो सर, आ ही नहीं रहे, खाना भी मिस कर दिया है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर भले आपकी जीतने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, वो 3-4% चांस ऐसा जरूर है जिसमें आप सब खत्म कर सकते हो। वो गड्डियां चिप्स बना के बैठे हैं, उनको तो लग रहा है बस भैया सब कुछ हो गया। और फिर एक चांस ऐसा आया ठीक है, सारा का सारा जो उन्होंने बना के रखे, बिल्डिंगें बना रखी थी चिप्स की, सारी की सारी गई, और उनकी फिर आवाज भी चली गई ठीक है, मतलब बोले ही नहीं, फिर पसीना आ गया, क्या हो गया भाई तो खत्म। तो ये चीज सबको क्लियर है। तो आपने पूछा था कि कैसे जीत सकते हैं, तो जीतने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको निकलना है। हाँ हाँ, चलिए कंक्लूजन निकल गया, ठीक है। बट ये चीज ना उनको भी पता होती है, ठीक है, कैमरे लगे होते हैं, उनको पता है कि ये लोग ऐसे खेल रहे हैं, तो वो फिर टेबल पे लिमिट भी लगाते हैं कि एक टेबल पर आप 5000 से ऊपर की चाल नहीं चल सकते। तो ऐसी भी लिमिट होती है, जैसे मान लो आप किसी टेबल पे गए, उसने बोला कि नहीं जी साहब 2000 से ऊपर लगा ही नहीं सकते, तो बस तो वो काउंटर हो गया ना, मतलब आप हारे, फिर हारे, अब आपको चाल चलनी है 2000 की, कह रहा नहीं सर 2000 वीआईपी, ठीक है, वीआईपी रूम में जाओ, और वहां पर उन्होंने पैसे एंट्री के रखे होते हैं ज्यादा, तो इस तरह से भी वो काउंटर करते हैं। तो आपको वो टेबल जो है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होगी।
ठीक है, चले भाई, अब ये जो मूवी का क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब प्रोबेबिलिटी जैसे कैसीनो में लग रही है, तो ऐसे ही कैसीनो के अंदर लोग जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चीजें कर रहे होते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? मेरी बारी, मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो आपको बताया ना कि भाई इस तरीके से, मतलब मात्र ये कहिए कि 3,000 4,000 यही लगाते हैं, ये जो आपको सिखाया है कैसीनो के अंदर। देखो सुनिए भाई, पहले एक चीज मैं बता देता हूं, इट इज इलीगल, ठीक है, इलीगल है इंडिया के अंदर, लेकिन कुछ जगह है, सिक्किम है और मेरे ख्याल से गोवा है, वहां पर ये अलाउ के रखा है, ठीक है, लेकिन वहां के लोकल्स के लिए भी मना है, तो सिर्फ और सिर्फ जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए वो अलाउ कर रखा है, लेकिन वो भी फ्यूचर में हो सकता है बैन हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें क्या होने वाला है, गैम्बलर्स फैलेसी, क्योंकि वो जो 3 से 4% मैंने आपको बताया, इस स्ट्रेटजी में कोई स्ट्रेटजी आपको मिलेगी नहीं ऐसी जिसके अंदर जो है आप प्रॉफिट निकाल दें, वो नुकसान आप ही का होगा, ठीक है, तो इसलिए बच के रहना होता है, इलीगल है, कहीं पर भी कोई बोले खेलने को तो बिल्कुल नहीं खेलना, और वैसे भी 18 ईयर से बिलो का तो होता ही नहीं, ठीक है, क्लियर है भाई? बस, बस आफ्टर द क्लास पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे नॉलेज लोगों की बढ़ेगी, तो पूछ सकते हैं। नहीं खेलना चाहिए, ये सारी चीजें जो है ना, इलीगल है। बस मैं बताता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट में एक कह लीजिए केस भी लड़ा गया था, वो मतलब इस तरीके से कहते हैं कि नहीं जी, हम गेम जो खिलवा रहे हैं, जैसे कि वो ड्रीम 11 करके आती है ना, उसके अंदर जी स्ट्रैटेजी वगैरह लगा रहे हैं, ये सब बोलने की बात है, आपको नहीं इन्वॉल्व करना। हाँ, तो गलत है ना, वो गलत है। चले भाई, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए, ये देखें, ध्यान दीजिएगा, ये वी नॉट स्पीड से पार्टिकल को फेंका, और ये हाइट है h। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड, भैया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन करें, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक so that it can cross the mountain, it can cross the shown mountain, एक माउंटेन है, उसको क्रॉस करना है, तो कितनी मिनिमम स्पीड हो, ये पूछा जाता है, ठीक है, करिए, इसकी हाइट दे दी गई आपको h, आसान सवाल है, जल्दी से करें, बातें नहीं भाई। तो 30 सेकेंड्स मोर, हाँ आ रहा हूं, सभी करें, ये क्या है, हाँ जी, ब्रेड रोल, भाई देखिए, हाफ के एक्स स्क्वायर लगा रहे हैं, दूर दूर तक कोई स्प्रिंग नहीं है, ब्रेड रोल भी आपने पार कर दिया, हाँ सही, सही, चलिए टाइम ओवर, हाँ थोड़ा सा ज्यादा इससे, देखिए भाई, यहां पर हमें इसको क्रॉस करना है, तो बी तक पहुंचाना पड़ेगा, ए से बी तक पहुंचाना पड़ेगा ना, तो बताइए, मैक लगाते हैं, मैक बोले तो क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम लिखेंगे यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल कितनी है, जीरो बोल दें, तो ये जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हल्की सी पॉजिटिव, मतलब जीरो प्लस का तो हल्की सी पॉजिटिव, यहां तो कोई डाउट, इससे बस वी निकाल लो, वी नॉट, तो यहां से आपको मिल रहा है वी नॉट
दैट इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2GH प्लस। प्लस का क्या मतलब है? हल्की सी ज्यादा, हल्की सी ज्यादा। क्यों सर हल्की से ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर बिल्कुल एग्जैक्टली ये रखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर आके रुक जाएगा। थोड़ी सी ज्यादा रखनी है ताकि ये क्रॉस कर जाए। तो ये है आंसर। कितने स्टूडेंट्स का यही आंसर आया था? आसान है भाई। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे से आता तो सेम ही पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाता। ठीक है आगे बढ़े। चलिए एक नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। तो नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे ज्यादा स्टार किस चीज पे लगाए थे? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, उसको याद रखना ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करो क्या होगा। फोर्स कंजर्वेटिव है कोई और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, इनमें आपको रिलेशन चाहिए। इनमें क्या रिलेशन होगा ट्राई करें। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? फोर्स कंजर्वेटिव और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, इनमें क्या रिलेशन होगा? और क्या होगा लिखो। तो एफ का है, एफ फोर्स, फोर्स चाहिए ना, तो इस फॉर्मूले में फोर्स का है। एमजी नहीं है, फोर्स है एफ। जनरलाइज करो, फोर्स है एफ। तो नोट्स कॉपी दिखाएं जरा। गलत है, यू और उसके तुम। देखो स्टार्ट कराते हैं। चलिए ये बताइए, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, आप यही बता दो क्या होता है बाय डेफिनेशन, क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखते हो। अच्छा डी डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? एफ डॉट डी एस की जगह डी आर कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो डी आर क्या है यहां पर? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये देखिए ये किसके बराबर आ गया? माइनस डी यू के। सो दिस इज द रिलेशन। अरे तो बहुत सिंपल था। तो भाई अपने ऊपर विश्वास रखा करें, दिस इज द रिजल्ट। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू, यही बोला था चक्र है, लिखा कुछ नहीं है, क्या मतलब बताने वाले थे तो मैं भी, फ्यूचर की चीजें। हम्म। तो ये समझ में आया? अच्छा ये माइनस राइट साइड शिफ्ट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना, कि कैसे कैसे माइनस को राइट साइड, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर। तो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू। हाँ हाँ नई वाली है जो कल ही खरीदी थी। हम्म। यहां तक कोई डाउट भाई? तो एफ डॉट डी आर किसके बराबर है? माइनस डी यू के। अच्छा इधर देखो जरा, ये है फोर्स, ऐसे लग रही, ये है डिस्प्लेसमेंट, कंसंट्रेशन लेवल हाई, कंसंट्रेशन लेवल हाई, ये थीटा। अच्छा येलो वाला क्या था? इधर से आवाज नहीं आ रही, सुन नहीं रहा हूं मैं, फिर से बोलो। हाँ सुनाई दिया। तो ये देखिए ये रही फोर्स और ये रही डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी आर, अब पूछने दीजिएगा, बोलिए मत बीच में, एफ डॉट डी आर कितना होगा?
एफ डॉट डी आर को खोलना है, क्या खोले, क्या लिखें इसे, है इजिकल टू डी यू नहीं, एफ डॉट डी आर जो है, ये जो है ना, इसका जो है रायता जो ये फैलेगा, इसको समेटेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखें, एफ डी आर कॉस थीटा, ठीक है, पूरा लिखना है, ये कॉस थीटा छोड़ना नहीं है कि एफ डी आर, सर एफ डॉट डी आर इज एफ डी आर, तो रायते में जो बूंदी वगैरह थी वो भी समेटो, ये कॉस थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी यू। अच्छा अब देखिए एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा क्या है, चलिए पूछते हैं। तो मैं आ चुका हूं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पास, तो बताइए भाई एफ कॉस थीटा क्या है। सर वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही, फोर्स का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो इसे आप कह सकते हो एफ आर, तो एफ आर किसके बराबर आ गया, डी यू बाई डी आर, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, तो ये भी हम रटेंगे, पिछले वाले पर भी लिख देता हूं रटो, जिन पर रटो लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, बोनी में पूछे जाएंगे। तो एफ कॉस थीटा क्या है, एफ आर, बताइए भाई, एफ कॉस थीटा क्या है, आपसे क्या पूछा था, तो फिर आप जवाब किस चीज का दे रहे थे, मैंने पूछा था आपसे कि एफ डॉट डी आर को क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी आर को लिखेंगे एफ डी आर कॉस थीटा। चलिए बोनी के अंदर अब एक सवाल और आया करेगा, वो ये है कि आपने पिछले 24 घंटे में क्या एफिशिएंसी बनाई, अपने आप को रेट करें आउट ऑफ 10, बताइए, ठीक है ना, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि आपकी क्या रेटिंग है पिछले 24 घंटे की, तो अगर आपने पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज करा है तो आप आंसर देंगे 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स में डेडिकेशन बहुत है, डिटर्मिनेशन बहुत है, जो प्लानिंग आपने करी थी बहुत ही बढ़िया कर रखी थी, ठीक है, तो चीजें जो आपने करी उसमें टाइम इन्वॉल्व किया और क्रिएटिविटी लगाई, तो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन है, बट अब वही है कि रोज होनी चाहिए, तो रोज जो है बोनी में ये सवाल ये भी आएगा, तो बताओ यहां तक कोई डाउट, आगे बढ़े। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया है एफ आर का, क्या आया है, माइनस डी यू बाई डी आर, इससे मैं बना देता हूं 3 फॉर्मूले। अब कईयों को देखो लग रहा होगा इतने सारे फॉर्मूले, लेकिन ये सारे के सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से ड्राइव होंगे, इससे कैसे, एफ एक्स का, बताइए एफ एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई का माइनस डी यू बाई डी वाई, और एफ जेड का माइनस डी यू बाई डी जेड, ठीक है। इसमें याद रखिए कि इसमें आपको y और z को कांस्टेंट लेना है, इसके अंदर x और z को कांस्टेंट लेना है, इसमें y और किसको, x को कांस्टेंट लेना है, तो जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे y z कांस्टेंट, इस फॉर्मूले से हमें फोर्स के बारे में पता चल जाता है, उसका x कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना है और z कंपोनेंट कितना है। बताइए भाई, x कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट कितना है और z कंपोनेंट कितना, बातें नहीं भाई, कंटिन्यूसली बातें कर रहे हो, ठीक है, वार्निंग है ये। चलिए एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, साथ में जितने लोग हैं ये दोस्त हैं या क्लासमेट है, क्लासमेट, पता नहीं, ठीक है। चलिए फॉर्मूले बन गए, इसमें किसी को डाउट, तो सबसे ज्यादा एंगल आपने मुंडी घुमाई है, तो बताइए जब हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट क्यों है, तो अभी तो फिर पूछा, तो फिर आपने देखो आपकी जो
मतलब पूछने की इच्छा थी तो दब गई। पूछा था लेकिन फिर दोबारा से नहीं पूछा ना, तो इसका मतलब वो दब गई, ठीक है ना। हाँ वो बताएंगे क्या। हाँ, जीरो वर्क नहीं होगा, ऐसे सोचो। dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, तो अगर x में डिस्प्लेस करते हैं तो y और z क्या होता है, कांस्टेंट। अगर कोई बोले x में मूव करो तो y और z क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। y में मूव करोगे तो x z कांस्टेंट, और z में मूव करोगे तो y और x क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है। चलो अब इस पर एक सवाल भी करते हैं, ठीक है। तो सवाल करिए। u का फॉर्मूला दे रखा है 3x² y, ठीक है। पूछा जा रहा है फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट। ये डिफरेंशिएट कौन करेगा। हम्म, डिफरेंशिएट करिए भाई। फोर्स निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस du/dx। और एफ जेड वो होगा ही नहीं, जीरो। हाँ हुआ भाई। कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर तक पहुंच चुके हैं, कोई ना कोई आंसर निकाल चुके हैं। चलिए भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करा, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ऐसे करते हैं, फोर्स कैसे लिखते हैं या एफ एक्स कैसे लिखते हैं बताइए, -du/dx, लेकिन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसको कुछ और नाम दिया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं del u/del x। ये आता है, हाँ बताया था, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। हाँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में आ रही थी इक्वेशन, तो ये del u/del x का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। थोड़ा मतलब कहिए कि इजी है ये, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होता है कि थोड़े हमारा जो पेन है बच जाता है, ठीक है। तो हमने कुछ इंक यहाँ पर बचाई, इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी वर्ल्ड कर लीजिए, तो कितनी सारी इंक बच सकती है, ठीक है। नहीं तो यही लॉजिक है, हम छोटा सा इसको शॉर्ट में क्यों लिख रहे हैं, यही लॉजिक है, आसानी, ठीक है। तो अब बताइए डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन स्पेशलिस्ट, तो डिफरेंशिएट करिए इस इक्वेशन को x के साथ, और y को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करिए 3x² y को, क्या आएगा 6xy, तो -6xy। बताओ भाई किसी को डाउट, क्योंकि यहां पर कोई पूछे आपसे x करके डिफरेंशिएशन क्या है तो 2x होगी, और y क्या है, कांस्टेंट है। y क्या है, कांस्टेंट है, तो y जो है वो कांस्टेंट है। इसी प्रकार से एफ वाई देखिए, हाँ बोलिए, y क्यों कांस्टेंट है वो देखिए। अच्छा, 3x की डिफरेंशिएशन x के साथ क्या होगी,
3 नहीं आना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये जो 3 है ये 3x² y है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x के साथ डिफरेंशिएट करा तो क्या हो रहा भाई, ये आ रहा -6xy। और अगर हम बात करते हैं fy की, तो fy का जो फॉर्मूला है अगर उसको देखें तो क्या आता है, du अपॉन dy, लेकिन जब डिफरेंशिएट करते हैं और x और z क्या होता है, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन स्पेशलिस्ट, तो बताइए डिफरेंशिएशन स्पेशलिस्ट कि अगर 3x² y को डिफरेंशिएट किया जाता है y के साथ तो x कांस्टेंट है तो क्या है, -3 -y आएगा। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के साथ, क्या आएगा, 3x², क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट, तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, तो इट शुड बी माइनस क्या, 3x²। ठीक है, तो अब बताइए फोर्स लिखनी थी हमें, तो फोर्स कैसे लिखोगे, तो फोर्स हो जाएगी -6xy आई कैप -3x² जे कैप, और के कैप वाला कितना होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि के के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आएगा, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, कितने स्टूडेंट्स का यही आंसर था। तो भाई ये क्या, यहां पे देखो बंजर, टीम डी, ठीक है, तो टीम डी जो है सतर्क हो जाएं, क्योंकि फिर अब हम जब दंगल कंपटीशन करवाएंगे, जब आपस में कंपटीशन करेंगे, और सीटें जनरली क्या होता है कि फिक्स ही हो गई हैं, क्योंकि लोग जो है चेंज को अपोज करते हैं, किसी की सीट पे लिखा नहीं हुआ है नाम, लेकिन जनरली लोग अपोज करते हैं ना, तो इससे पता चल रहा है कि ह्यूमन माइंड अपोजेस चेंज। बताइए, इनर्शिया है ब्रेन में, क्लियर है भाई। तो एक क्वेश्चन और, ताकि यहां पर मेरे को हैंड रेस दिखे, ठीक है, फटाक से करिए, ये लो क्वेश्चन करें जल्दी। u की वैल्यू दे दी गई है 6x³ y की पावर 4, फाइंड f वेक्टर, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स आपको बतानी है, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। हाँ, डायरेक्शन वही है, एफ वेक्टर है, तो इसका मतलब एक्स वाई आई कैप जे कैप में बताना है। कंसंट्रेशन लेवल हाई, क्वेश्चन को करें, ठीक, सभी करेंगे। और मैं यहां पर टीम डी से चाहूंगा कि जल्दी बताएं, क्योंकि वो मुहावरा है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप बाद में आके बोलें और कहें कि सर अब मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। हम्म डिफरेंशिएशन है, सही है, सिर्फ डिफरेंशिएशन है, तभी बेसिक मैथ्स पे 15 लेक्चर प्लस लिए थे, आ रहे, ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। टीम डी, चैलेंज है भाई आपको, हो गया, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे करना था, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, -del u अपॉन del x। तो ये माइनस की गलती, सर मेरा भी सही था, मैंने कहा फिर आंसर को नहीं मैच कर रहा, सर बस वो माइनस की तो गलती थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 6x³ y की पावर 4, डिफरेंशिएशन स्पेशलिस्ट, x के साथ डिफरेंशिएट, हाँ ये 6×3 आ जाएगा, तो -18x² y की पावर 4। अब आप एफ वाई निकालिए, तो वो कैसे निकलेगा, -del u/del y, तो ये -del/del y ऑफ 6x³ y की पावर 4, अगेन डिफरेंशिएशन स्पेशलिस्ट, 23, 6×4 = 23, नहीं 6×4 = 24, x³ y³ यही कह रहे थे, ठीक। तो एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, यानी कि एफ आ गया, तो एफ को हम कैसे लिखेंगे, -18x² y की पावर 4 -24x³ y³ जे कैप, और ये है आई कैप, ठीक है, क्लियर है। करें लेक्चर खत्म, आप सही जवाब देना फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा।
फोर्स एट ओरिजिन कितनी होगी? फोर्स एट ओरिजिन कितनी होगी? 0, ठीक है। फोर्स एट 1,1 किसी ने पूछ रहे, वैसे ही अगर निकालनी हो तो आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो आप कहीं पर भी फोर्स कितनी है वो निकाल सकते हैं। होमवर्क स्पेशलिस्ट, आपकी ड्यूटी थी पहले होमवर्क लेना है ना। हाँ, होमवर्क क्या है? तो डीपीपी कौन कौन सी हो गई थी? 4 तक आपको होमवर्क में दी थी। तो 3 और 4 के सारे क्वेश्चन हो गए थे? आपसे नहीं हुए होंगे, ट्राई करा था आपने? एक ही डाउट है। तो मॉड्यूल, हाँ, मॉड्यूल में भी 1 से 18 दे दिए थे, टॉपिक वाइज में 1 से 18 हो गए थे। चलिए कोई बात नहीं, उसके आगे के डाउट ले लेते हैं। तो प्रारंभ के जो है टॉपिक वाइज हुए थे, अब थोड़े से वर्कनेदी थ्योरम के कर लेते हैं। तो 19 से 32 डिस्कस कर लेंगे, 19 से 32 तक करो, ठीक है? 19 से 32। तो होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 से 32, पेज लिख देते हैं, पेज है 106, और डीपीपी 3 एंड 4, ठीक है? इसको भी दोबारा से देखना है, ठीक है? तो ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम कर लेंगे थ्योरी में, ठीक है? और आज क्या किया है? आज हमने रिलेशन बिटवीन फोर्स, बताना जरा, रिलेशन बिटवीन फोर्स आगे क्या लिखूं? एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी चलो लिख दो, एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच में हमने आज रिलेशन लिखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय।